हाँ, हम लोग कहाँ पर पढ़ लिए थे? जीनोम हो गया था। हाँ, F1 F2 यहाँ से हम लोग शायद शुरू कर रहे थे। यहाँ पर ध्यान रखना, जो F1 और F2 जनरेशन जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, ये F1 और F2, यहाँ F का कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसको जनरेशन से क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, दर्शाते हैं। क्लियर? F का मतलब जनरेशन से है। क्लियर? F का मतलब क्या होता है? जनरेशन। क्लियर? तो यहाँ पर F1 का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन और F2 का मतलब होता है सेकंड जनरेशन। क्लियर? तो F का मतलब आपको हमेशा क्या लेना है? जनरेशन। आया ना समझ में? जैसे अगर हम देखते हैं पहली पीढ़ी, क्लियर, अगर हम किसी भी पेरेंट्स के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में जो फर्स्ट जनरेशन होती है, पहली पीढ़ी होती है, उसको हम F और नीचे क्या लिखेंगे? 1। क्लियर? जब F1 जनरेशन के अंदर हम क्या करवा देंगे? सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉस। क्लियर? तब हम उससे जो जनरेशन मिलेगी उसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। आया ना समझ में? तो यहाँ ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये F1 और F2 है क्या। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो पहले तो मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान है। हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट जीनोटाइप की जो दो पेरेंट्स होते हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनके जीनोटाइप डिफरेंट्स हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग, जीनोटाइप्स मतलब उनका जो जीन का जो प्रारूप है, जो पैटर्न है, वो अलग अलग है। क्लियर? तब उनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तब हम उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और अगर सेम जीनोटाइप के पेरेंट्स के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तब हम उसको बोलते हैं प्योर लाइन। है ना? दो प्योर लाइन और हाइब्रिडाइजेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? जैसे मान लो एक पेरेंट मैंने लिया, जैसे वही मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने जैसे मेल लिया, एक मेल पेरेंट, और मेल पेरेंट के लिए लंबाई के लिए उसने लिया कैपिटल टी जीन। क्लियर? मतलब ये मेल पेरेंट्स के अंदर जो टॉलनेस के लिए या लंबाई के लिए, क्लियर, कौन सा जीन है? कैपिटल टी। इससे क्या होगा? पौधा लंबा बनेगा, टॉल रहेगा। क्लियर? ये जीन अगर है तो, और इसका क्रॉस इन्होंने कराया किससे? फीमेल। क्लियर? इसके अंदर स्मॉल हाइट वाला जीन है, कौन सा? स्मॉल टी। मतलब ये प्योर ड्वार्फ है और ये प्योर टॉल है। आया ना समझ में? तो टॉलनेस के लिए इसमें कैपिटल टी प्योर जीन है। क्लियर? मतलब होमोजाइगस है ना? होमोजाइगस, हाँ, जिसमें अगर सेम एलील हो तब हम उसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस। आया ना समझ में? फिर फीमेल के अंदर जो छोटेपन या बोनेपन या स्मॉलनेस के लिए जो जीन है वो है स्मॉल टी। ये बोनेपन या ड्वार्फनेस के लिए क्या है? प्योर है। क्लियर? मतलब पौधे में ये जीन अगर रहेगा तो पौधा लंबा रहेगा, और ये वाला जीन अगर रहेगा तो पौधा बोना रहेगा। ये क्लियर है? अब इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएं, ये भी मटर का पौधा है, ये भी मटर का पौधा है, इन दोनों के बीच में अगर हमने क्रॉस कराया तब हम इसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। आया ना समझ में? क्या कहेंगे? तब हम इसको हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन में ही हम जनरेशन F1 और F2 का उपयोग करते हैं। क्लियर? प्योर लाइन में F1 F2 जनरेशन का उपयोग नहीं होता। उसमें कितनी भी जनरेशन हो, उसमें हर जनरेशन को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। आया ना समझ में? तो जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो मान लो यहाँ कैपिटल टी है मेल में, फीमेल में स्मॉल टी, तो दोनों के जीनोटाइप्स हैं डिफरेंट, है ना? डिफरेंट मतलब यहाँ पर अगर देखें तो हमको किसी भी कैरेक्टर का अपोजिट पेयर मिल रहा है। अपोजिट पेयर मतलब उल्टा। एक कैरेक्टर है लेंथ, हमने कौन सा कैरेक्टर लिया? लेंथ, लंबाई को। तो इसमें हमने अपोजिट पेयर क्या लिया? एक टॉल लिया और एक ड्वार्फ लिया। ये पेयर है, अपोजिट पेयर। आया ना समझ में? कैरेक्टर तो एक ही है, क्या है? लेंथ।
आया ना समझ में, प्लांट लेंथ। लेकिन उसके जो अपोजिट पेयर हैं वो कौन से हैं, एक तो टॉल है और एक स्मॉल है। अब यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि सबसे पहले क्रॉस होने के पहले क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। आया ना समझ में, मतलब जो नर पौधा है, मेल प्लांट है, इसके फ्लावर का हम क्या लेंगे, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स या पराग कणों को हम क्या कहेंगे, मेल गैमिट। आया ना समझ में। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मेल या फीमेल वो तो 2n होता है, लेकिन उसका जो पोलन ग्रेन बनता है वो n बनता है। आया ना समझ में। तो n बनेगा, इसका क्या बनेगा, केवल एक टी। होमोजाइगस में एक ही गैमीट बनता है, क्लियर। हेट्रोजाइगस में गैमीट की संख्या कितनी होती है, 2 की घात n, 2 की घात n हम पढ़ चुके हैं। होमोजाइगस तो मैंने आपको बताया कितना बड़ा भी उसका जीनोटाइप हो, होमोजाइगस अगर है तो एक ही बनेगा, क्लियर। आया ना समझ में। लेकिन अगर यही हेट्रोजाइगस अगर होता कि एक कैपिटल होता और एक स्मॉल होता, तो ऐसी स्थिति में फिर गैमीट 2 की घात n से आप कैलकुलेट करते, तो फिर 2 गैमीट बनते, कैपिटल टी का भी गैमीट बनता, स्मॉल टी का भी गैमीट बनता। आया ना समझ में। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें, मतलब इसमें जितने भी पोलन ग्रेन्स बनेंगे सभी में जो एलील रहेगा वो रहेगा टी रहेगा। आया ना समझ में। इसमें जितने भी गैमीट बनेंगे, फीमेल गैमीट, उसमें जो आपका जीन रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल टी, क्लियर। तो गैमीट बन गए। ये क्रिया होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इन दोनों का क्या कराया, फर्टिलाइजेशन कराया। ये फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट ने फीमेल गैमीट को क्या किया, फर्टाइल किया। तो फर्टाइल किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसका जो जनरेशन वो बना कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, क्लियर। ये है आपकी F1 पीडी, क्लियर। तो क्रॉस जब हम कराते हैं, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो जो फर्स्ट जनरेशन हमको मिलती है उसी को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। आया ना समझे। हाँ, अगर आप बोलोगे सर क्या इसकी जनरेशन को हम बोल सकते हैं, जैसे ये मेल है इनटू फीमेल है, इसका कैपिटल टी जीन है, इसमें स्मॉल टी है, सॉरी इसमें भी कैपिटल टी है, क्लियर। ये भी कैपिटल टी है। अब इनके गैमीट जो बनेंगे कैपिटल टी और इसका गैमीट भी कैपिटल टी। अब इस क्रिया को हम इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो दोनों पेरेंट्स हैं वो जीनोटाइप रूप से कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। एक लंबा, एक बोना, एक लाल फूल वाला, रेड फ्लावर वाला। अगर एक प्लांट में रेड फ्लावर वाले जीन है तो दूसरे में व्हाइट फ्लावर वाले जीन होने चाहिए। है ना समझ में। मतलब अपोजिट कैरेक्टर अगर हम लेते हैं तब उसके बीच में जो क्रॉस होता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, ये है प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम। है ना समझ में। ये है संकरण, ये है शुद्ध वंशक्रम। हो सकता है हम दोनों यहाँ पर क्या ले लें, दोनों जगह स्मॉल टी और यहाँ पर भी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका प्योर लाइन ही कहलाएगा। अगर दोनों पेरेंट्स में जीन्स सेम हैं तब हम उनके बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तब हम उसको प्योर लाइन कहेंगे, क्लियर। और इसकी जनरेशन के लिए हम F1 F2 का उपयोग नहीं करते, इसके लिए तो सीधा वर्ड होता है क्लोन। एक प्लांट अगर मिला तो रेमिट, और अगर वैसे के वैसे एक से ज़्यादा मिल गए तो हम उनको क्लोन्स बोल देते हैं। है ना समझ में। फिर कितने भी क्रॉस कराते जाओ हर पीढ़ी में आपको क्लोन ही मिलेगा। इसमें हम F1 F2 का उपयोग नहीं करते। F1 F2 का उपयोग हम किस में करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। वैसे इसको अगर हम बोले तो ये क्या होती है, ये होती है ऑफ स्प्रिंग। आया ना समझ में, या सिबलिंग।
हाइब्रिडाइजेशन में जो संतान मिलती है संकरण में, उसको हम बोलते हैं संतति या ऑफ स्प्रिंग, कहीं पर इसको सिबलिंग भी कहा जाता है। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। इसमें जो संतान मिलती है प्योर लाइन में, क्लियर, प्योर लाइन कब होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्लियर। जैसे आपने कटिंग लगाया, बडिंग लगाया, ग्राफ्टिंग लगाया, क्लियर, या फिर टिश्यू कल्चर से अगर प्लांट तैयार कर रहे हो तो आपको जो मिलता है वो क्लोन मिलता है। आया ना समझ में? लेकिन अगर आप फूल के बीच में क्रॉस करा रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करा रहे हो, लैंगिक जनन करवा रहे हो दो डिफरेंट जीनोटाइप्स पेरेंट्स के बीच में, तब हम उसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में जितनी भी संतान मिलती जाएगी, चाहे F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी, कितनी भी पीढ़ी तक, सबको हम ऑफ स्प्रिंग कहेंगे या सिबलिंग कहेंगे, क्लियर। और अलग अलग जनरेशन के हिसाब से देखो तो हमने इसको F1 F2 में डिवाइड किया हुआ है। आया ना समझ में? तो जैसे ये तो F1 हो गया आपका, F1 जनरेशन जो हम पढ़ चुके हैं। F2 क्या होता है? अब F2 अगर हम F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवा दें, क्या करवा दें? सेल्फिंग करवा दें। सेल्फिंग मतलब होता है ये जो संतान मिली है, इस संतान का क्रॉस इसी से करा दें। आया ना समझ में? अब हमको दूसरे को नहीं लाना है। अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन में जो फर्स्ट जनरेशन मिली है, इस जनरेशन का क्रॉस अगर हम इसी से करा दें, तब हम इसको कहेंगे सेल्फिंग। और सेल्फिंग F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराने से जो भी ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे, क्लियर, या जो भी संतान मिलेगी, उसको हम F2 जनरेशन कहेंगे, क्लियर। कैसे? जैसे ये आपने इनका क्रॉस कराया, F1 जनरेशन मिल गई। अब F1 जनरेशन में हमने क्या करवा दिया? F1 में हमने करवा दिया सेल्फिंग। क्या करवा दिया? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग मतलब इसका क्रॉस इसी से, मतलब F1 का क्रॉस F1 से ही, क्लियर। तो कराते हम, ये कैपिटल T स्मॉल t आपका F1 था, ये इसको मेल मान लो, और इसी में से एक फीमेल भी होगी, तो एक फीमेल भी ले ली हमने इसी टाइप की। आया समझ में? अब इसका क्रॉस इसी से कराना है। अब यहाँ पर अगर देखो तो मेल में जो जीन्स हैं, ये किस पेयर में? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस में? हेटेरोजाइगस में है ना। हेटेरोजाइगस मतलब विषम युग्मजी है, दोनों एलील जो हैं वो डिफरेंट हैं एक जीन के अंदर। ये दोनों जीन जो हैं, इसमें से ये मेल क्रोमोसोम पर है, ये फीमेल क्रोमोसोम पर। आपको मैंने बताया ना कि किसी भी को, जैसा हमारे अंदर से कोई एक कोशिका अगर निकाले, क्लियर, तो उसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम है। तो 23 जोड़े में से अगर हम देखें, जैसे टोटल 46 है, 46, तो 46 में से 23 तो हमारे माता के हैं और 23 पिता के हैं। आया ना समझ में? तो यहाँ पर भी ये जो हाइब्रिड आपको मिला, इसमें आधा मेल का है, आधा फीमेल का है। अब ये जितने भी हो, मान लो 100 क्रोमोसोम है तो 50 मेल के, 50 फीमेल के। हम इतने 100 को तो नहीं ले सकते हैं, तो हम किसी एक जीन को हमने ले लिया, तो T लिया। तो ये जो आपका F1 जनरेशन में आया, इसको हमने क्या करवाया? इसमें सेल्फिंग कराया। तो जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो इसके क्या बनेंगे? मान लो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, पराग कण बनेंगे, मेल इसको माना तो पोलन बनेंगे, और इसमें क्या बनेंगे? ओवल बनेंगे, बीजांड बनेंगे, इसको फीमेल माना है। तो जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे या पराग कण बनेंगे, उनको हम कहेंगे मेल गेमिट। तो मेल गेमिट यहाँ पर चूंकि हेटेरोजाइगस का एक जोड़ा है, तो कितने गेमिट बनेंगे? 2 टाइप के बनेंगे। मैंने आपको बताया 2 की घात n, नंबर्स ऑफ गेमिट जो है वो 2 की घात n रहेंगे। तो हमने 2 की घात n मतलब एक हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ 1 रख देंगे n की जगह, तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 1 मतलब 2 टाइप के मिलेंगे। तो 2 टाइप के कौन से? एक तो कैपिटल T और एक स्मॉल t। ये तो आपके मेल गेमिट हो गए। अब ऐसे ही फीमेल में भी बनेंगे गेमिट। फीमेल में भी तो ये हेटेरोजाइगस है, तो इसके भी गेमिट बनेंगे, तो एक कैपिटल T और दूसरा स्मॉल t बन गए। अब इनके बीच में क्रॉस हुआ, तो जैसे ये गेमिट है, ये एक आध थोड़ी बनेगा, संख्या तो बहुत सारी रहेगी। जैसे 100 गेमिट बने तो 100 में से 50 ऐसे बनेंगे, 50 ऐसे। हम तो अभी 2 ही मानेंगे ना, आधे आधे बनेंगे।
मतलब अगर 100 बने तो आधे कैपिटल टी टाइप के और आधे स्मॉल टी टाइप के, आया ना समझ में। लेकिन हमने चूंकि एक गेमिट, एक ही जीन लिया है तो गेमिट हमारे 2 ही बनेंगे। इसका क्रॉस पहले इन दोनों में करा, तो इसका क्रॉस जब हमने इसमें कराया तो हमको मिला कैपिटल टी मिला। फिर हमने क्या किया, फिर इसका क्रॉस हमने कराया नेक्स्ट वाले से, इससे, तो क्या मिला हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस गेमिट का दोनों गेमिट से क्रॉस करा दिया, 2 मिल गए संतान। अब ये गेमिट बचा है, इसका भी क्रॉस उससे कराओ, है ना समझ, दोनों से। तो इसका क्रॉस पहले इससे करवा देते हैं, तो क्या मिलेगा, कैपिटल हमेशा आगे लिखते हैं, ये टी और ये टी में कैपिटल आगे लिखा जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका और इसका कितने, क्या मिला, स्मॉल टी। अब यहां पर हमको ये जो मिला है ये है F2 जनरेशन है ना समझ में, दूसरी संतान है ये। F1 में जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमको नेक्स्ट जनरेशन जो मिलती है उसको हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन या F2 जनरेशन। तो समझ में आया ना कैसे लेंगे हम F2 जनरेशन, आप लोगों को भी क्लियर हुआ भैया, फटाफट बताइए। तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, इनका उपयोग हम हाइब्रिडाइजेशन में जो जनरेशन टू जनरेशन हमको जो प्रोजेनी मिलती है, ऑफ स्प्रिंग मिलती है, उसके लिए हम इनको यूज करते हैं। तो F1 तो आपके हाइब्रिडाइजेशन से मिलेगी, और F2 के लिए हमको हमेशा क्या कराना पड़ेगा, सेल्फिंग कराना पड़ेगा। किसमें, F1 जनरेशन में। क्लियर, ये आगे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें यूज में आएगा, फिर वहां मत पूछना कि ये हमने कैसे किया, F2 जनरेशन कैसी है। तो F2 जनरेशन कैसी आती है, हमेशा F1 में सेल्फिंग कराने से। मेंडल ने भी ऐसे ही किया, आया समझ में, ध्यान रखना। तो F1 और F2 ये हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो प्राप्त संतान होती, प्रोजेनी होती है, जिसको हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, F1 और F2 वर्ड का उपयोग करते हैं। आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। तो F1 एंड F2 जनरेशन, संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को या फर्स्ट जनरेशन को F1 कहेंगे, या हाइब्रिड भी कहते हैं उसको। F1 जनरेशन हमेशा हाइब्रिड रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन में जो फर्स्ट जनरेशन आपकी रहेगी उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, उसको हम हाइब्रिड कहेंगे। आया ना समझ में। और दूसरी चीज, हाइब्रिड हमेशा हेटेरोजाइगस ही होगा, कभी भी होमोजाइगस नहीं मिलेगा आपको हाइब्रिड। आया ना समझ में। कैसे, अभी मैंने आपको बताया, ये कैपिटल टी, ये आपका कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी आपने क्रॉस कराया, कैपिटल टी गैमेट बना, स्मॉल टी गैमेट बना, ये आपका संतान मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया हाइब्रिड। हाइब्रिड हमेशा ही हेटेरोजाइगस होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जबकि प्योर लाइन में अगर हम देखें तो प्योर लाइन में जो आपको संतान या क्लोन मिलता है वो हमेशा अपने पेरेंट्स के समान ही होगा, वो होमोजाइगस मिलेगा आपको। कौन, प्योर लाइन जनरेशन। जबकि हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा जो भी आपको जनरेशन मिलेगी, F1 जनरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, इसी को हाइब्रिड कहते हैं। है ना समझ में। और ये जो हाइब्रिड होता है ये हमेशा हेटेरोजाइगस ही होगा, विषम युग्मजी ही होगा। क्लियर, ध्यान रखना। जब यहाँ पर F1 नहीं लिखा है, जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया जाता है तब इससे जो प्राप्त संतान हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। क्लियर हो गया। स्वपरागण मतलब सेल्फिंग। क्लियर, सेल्फ क्रॉस हो गया ये टर्म। क्लियर। अब आता है पुनेट स्क्वायर। ये आपको 2017 में क्वेश्चन पूछा था, पुनेट स्क्वायर किसने दिया। क्लियर। तो पुनेट स्क्वायर कुछ नहीं है भैया। पुनेट स्क्वायर आपने 12th में जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट देखे थे, 12th की बुक में आपने देखे होंगे, तो हो सकता है वहां आपको नहीं भी समझ में आया, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये क्या होता है, एक चेकर बोर्ड होता है। चेकर बोर्ड कोई अलग से नहीं होता, हम बनाते हैं उसको। क्लियर? तो चेकर बोर्ड कैसे होता है ये देखो, यहाँ पर हम समझते हैं इसको। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया, ये गेमेट बने और ये आपका जो है संतान क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, ये F1 जनरेशन मिला। अब F1 जनरेशन में जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग में हमको जो जनरेशन मिलती है F2 जनरेशन, उसको चेक करने के लिए हम एक चेकर बोर्ड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? चेकर बोर्ड। कैसा बनाते हैं हम चेकर बोर्ड? तो चेकर बोर्ड बहुत आसान है भैया। क्लियर? इस प्रकार से चेकर बोर्ड बनाया जाता है। अब हम बोलेंगे कि सर चेकर बोर्ड में हमको कैसे पता चलेगा कि कितने बॉक्स रखना है, कितने नहीं रखना है? क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि बॉक्स की संख्या, ये सूत्र भी मैंने आपको बताया था जब मैंने वहाँ एन वाले फार्मूले बताए थे ना हेट्रोजाइगस में, तो वहाँ मैंने आपको गैमेट की संख्या भी बताई थी 2 की घात n। क्लियर? बताया था ना। वहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रोजेनी की संख्या या टाइप्स ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी कितने प्रकार की मिलेगी, जीनोटाइप कितने प्रकार के मिलेंगे, फिनोटाइप कितने प्रकार के मिलेंगे, और बॉक्स की संख्या भी थी। क्लियर? तो बॉक्स हम इस पूनेट स्क्वायर में बॉक्स कितने बनाएंगे, ये 4 की घात n होता है। क्या होता है? 4 की घात n। तो 4 की घात n मतलब, ध्यान रखना यहां पर आप जिसको सेल्फिंग में ले रहे हो इसका सेल्फिंग करवा रहे हो, मतलब हम कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी इसका क्रॉस करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम जिसमें सेल्फिंग करा रहे हैं उसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं? 1 है। 1 है ना, जोड़ा 1 है। हेट्रोजाइगस पेयर कितना है? 1 है। उसमें एलील डिफरेंट टाइप के हैं लेकिन जोड़ा तो एक ही बन रहा है ना, तो 1 जोड़ा है तो 4 की घात कितना हो जाएगा? 1। मतलब 4 बॉक्स बनेंगे आपके। कितने बॉक्स? 4 बॉक्स। अब 4 बॉक्स जो रहेंगे वो कौन सा है? 1 2 3 4। अब बोलोगे सर ये फिर इधर वाले, तो इधर वाले हमको इसके गेमेट भी तो लिखना पड़ेंगे। क्रॉस कैसे कराओगे आप? जैसे इसमें सेल्फिंग करा रहे हो तो इसका गेमेट कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इसके गेमेट बनेंगे, और इसका क्रॉस इससे कराए तो इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये गेमेट बनेंगे मेल फीमेल के। बने सेल्फिंग में। तो एक साइड तो हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड में ऐसा चिन्ह लगाते हैं। ये चिन्ह किसको दर्शाता है? फीमेल को। आप इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो, सॉरी मेल को। और ये वाला जो चिन्ह होता है ये किसको दर्शाता है? फीमेल को। आप कभी हॉस्पिटल में अगर जाते हो तो जो महिला वार्ड होता है, फीमेल वार्ड होता है, जिधर महिलाओं को ही एडमिट किया जाता है, क्लियर, उसके गेट पे आप अगर देखोगे तो ऐसा चिन्ह मिलता है आपको। गेट पे बाहर ही लगा रहता है चिन्ह वो, क्लियर। और जो पुरुष वार्ड होता है उस पर इस टाइप का सिंबल लगा होता है। तो बायोलॉजी में मेल को बताने के लिए ऐसा गोल के ऊपर एरो लगा दिया, ये मेल को बताता है, क्लियर। और फीमेल के लिए ये गोल के नीचे प्लस लगा देते हैं, ये फीमेल को बताता है। तो चेकर बोर्ड में हम एक साइड लिखेंगे मेल गेमेट को, तो हम आगे जब क्रॉस में लिखते हैं तो हमेशा मेल को लिखते हैं। तो मेल गेमेट कितने मिले? 1 और 2 मिले, तो हमने लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, 2 गेमेट मिले। ऐसे ही अब हम इधर फीमेल के गेमेट लिखेंगे। फीमेल के कितने मिले सेल्फिंग में? हमको 2 गेमेट, तो इसको लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। इसी को कहा जाता है चेकर बोर्ड। इसमें हम F2 जनरेशन हमारी जो है उसकी पूरी की पूरी पीढ़ी को हम बताएंगे कैसे, यहां पर क्रॉस कराएंगे। पहले आप इसका इससे करा लो या इसका इससे कैसे भी करा लो, हम लोग एक साइड से चलते हैं। ये जो टी है इसका इन दोनों से पहले क्रॉस करा लो, तो इस टी का पहले इससे कराओगे तो कैपिटल टी, फिर इसका इससे कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, हो गया दोनों से। इसका क्रॉस इससे दोनों से हो गया, लिख दिया सामने। अब ये जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी का क्रॉस भी इससे और इससे कराएंगे दोनों से। तो स्मॉल टी का क्रॉस जब इससे कराएंगे तो कैपिटल हमेशा आगे लिखते हैं, तो ये हमने कैपिटल लिखा और हाँ ये स्मॉल, क्लियर।
कैपिटल वाले को आगे, स्मॉल वाले को पीछे लिखते हैं हमेशा लिखते समय। क्रॉस तो आपका स्मॉल टी कैपिटल टी के बीच में हुआ। फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी का ये, तो हमने क्रॉस कराए तो हमको 4 संतान मिली। कितने टाइप की? 4 टाइप की मिली ना। तो F2 जनरेशन में जो प्राप्त संतान या ऑफ स्प्रिंग होती है वो भी 4 की घात n होती है। आया ना समझ में? क्लियर? अब यहाँ पर हम इसी को कहा जाता है चेकर बोर्ड। ये तो हमने एक कैरेक्टर लिया लंबाई को, इसमें लंबा और बोना पौधा लिया था, तो F2 जनरेशन में इस टाइप का चेकर बोर्ड बनेगा। क्लियर? अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर 2 कैरेक्टर लेते, लंबाई भी लेते फूल भी लेते, भाई लंबाई भी अगर हमने ले लिया और फूल का कलर भी अगर ले लिया फ्लावर कलर, तो 2 कैरेक्टर हम ले लेते, तो फिर चेकर बोर्ड में आपको 16 बक्से बनाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ आपका जो हेट्रोजाइगस मिलता वो आपको 2 जोड़े मिलते हैं। आगे हम देखेंगे। तो जब 2 जोड़े मिलेंगे तो हम 4 की घात 2 लिखेंगे, तो 4 का अगर 4 की पावर 2 हो तो कितना हो जाएगा? 16। तो फिर हमारे यहाँ बॉक्स हो जाएंगे 16। अगर 3 कैरेक्टर ले तो हेट्रोजाइगस 3 जोड़े मिलेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे बॉक्स क्या कितने हो जाएंगे? 4 की घात 3। आया ना समझ में? 64 बॉक्स बनाना पड़ेंगे। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से मैंने आपको बोला था ना आगे हमको ये काम में आएगा, जो सूत्र हमने पढ़े थे। अभी और आगे आएंगे, अभी तो हम केवल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है पुनेट स्क्वायर, तो यही होता है पुनेट स्क्वायर। ये जो बोर्ड हम बनाते हैं बॉक्स वाला, इसी को कहा जाता है पुनेट स्क्वायर। क्लियर? तो इसके बारे में ध्यान रखना भैया, यह एक चेकर बोर्ड है जो 2 जीवों के बीच में जो होने वाला जो क्रॉस है, उस क्रॉस को के रिजल्ट को या परिणाम को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। क्लियर? इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो कंसेप्ट है सबसे पहले दिया था आरसी पुनेट ने। ये 2017 के पेपर में आपको पूछा था कि पुनेट स्क्वायर किसने दिया है? आरसी पुनेट ने। इनके नाम से ही इसको कहा जाता है पुनेट स्क्वायर। कहीं कहीं पर इसको कभी कभी चेकर बोर्ड भी बोल देते हैं, तो चेकर बोर्ड आए तो भी वो आरसी पुनेट ही आएगा। क्लियर? और ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों प्रकार की जो प्रोजेनी है उसको डिस्क्राइब करता है। आया ना समझ में? कैसे करता है? अभी देखो हमने जो बोर्ड बनाया था, अभी हमने जो बोर्ड बनाया था, ये बोर्ड बनाया था। क्लियर? इसमें हमने एक साइड किसको लिखा था? मेल और फीमेल को। क्लियर? तो यहाँ आपका जो था वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक साइड आपका मेल एक साइड फीमेल। ये जनरेशन आपकी कैपिटल टी थी, ये जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये आपकी जो जनरेशन थी ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी थी ना। तो ये चेकर बोर्ड जीनोटाइप तो आपको दिख रहा है कि भाई जीनोटाइप तो जीन्स को देखना, तो जीनोटाइप तो आपको दिख रहा है। कैसे? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपिटल टी वाले कितने पौधे मिले? एक, ये एक पौधा मिला जिसमें कैपिटल टी जीन हो। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने प्लांट मिले आपको? 2 मिले ना, 2, ये और ये 2 टाइप के। और फिर स्मॉल टी वाले कितने मिले? 1 हो गया। तो इसका जीनोटाइप रेशियो अगर हम बोले तो क्या? 1:2, 2:1। ये इसका जीनोटाइप रेशियो है। किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब हमने एक ही तो कैरेक्टर लिया था, टी। आया ना समझ में? एक लंबा एक बोना, तो कैरेक्टर हमारा एक ही था, लेकिन उसके जो अपोजिट पेयर थे वो 2 थे, कैरेक्टर एक ही था। क्लियर? तो मोनोहाइब्रिड कराया था। अब इसमें ये तो जीनोटाइप आपको समझ में आ गया कि भैया पुनेट स्क्वायर में हम जीनोटाइप को भी बढ़िया से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम फिनोटाइप को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? ये पौधा कैसा रहेगा? ये रहेगा लंबा पौधा, टॉल रहेगा। आया ना समझ में? फिर देखने में, बाहर से देखने में, अंदर तो उसका जीन ये है, जीनोटाइप देख लिया हमने। अब फिनोटाइप में ये पौधा कैसा रहेगा? ये भी लंबा रहेगा। कारण भले ही अशुद्ध है, ये इम्प्योर है, पर लंबा रहेगा क्योंकि ये कैपिटल टी डोमिनेंट होता है। किस पर? स्मॉल टी पर। तो स्मॉल टी भले ही उस जनरेशन में है, ये जीन है, लेकिन वो क्या है? सप्रेस हो गया है, छुप गया है, मतलब वो अपने लक्षण नहीं बता पा रहा है। क्लियर? आपने देखा होगा ना क्लास में, अगर आपके बाजू में अगर कोई हट्टा कट्टा मोटा अगर बढ़िया अगर
दादा टाइप का अगर कोई लड़का आके बैठ जाता है, क्लियर, और आप सीधे साधे हो तो आप पूरे लेक्चर में चुपचाप बैठे रहोगे, आया ना समझ में, जो भी चिल्ला चोट करना है या बोलना है वही बोलेगा। तो ये क्या है, ये डोमिनेंट है किस पर, स्मॉल टी पर। तो कैरेक्टर इसी के आएंगे सामने, तो ये भी कैसा रहेगा, लंबा। फिर नेक्स्ट में देखो ये भी कैसा रहेगा, लंबा, लेकिन यहाँ लंबेपन का जीन नहीं है, तो ये कैसा रहेगा, बोना। अब अगर हम फिनोटाइप की बात करें, ये तो जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप अगर हम देखें तो फिनोटाइप भी इस चेकर बोर्ड में ही मिल जाएगा आपको। कैसे, तो टोटल लंबे पौधे कितने हैं, 3, और बोना 1 है। तो फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने पर, उसका कैरेक्टर या लक्षण देखने पर आपको 3 पौधे लंबे मिलेंगे, 1 पौधा बोना मिलेगा। तो यहाँ रेशो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो आप इस चेकर बोर्ड में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर हो गया, ध्यान रखना। तो ये होता है आपका चेकर बोर्ड। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं संकरण। संकरण का डेफिनेशन मैं कई बार आपको बता चुका हूं, बार बार बताया हूं। क्या होता है, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप्स जीवों के बीच या ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराना, क्लियर, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। क्लियर। तो आप कोई सा भी मेल फीमेल, एक अगर मान लो शुद्ध लंबा है और एक शुद्ध बोना है, इसके बीच में अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तब हम इसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखना, आनुवंशिक रूप से 2 भिन्न जीवों के बीच, क्लियर, जो क्रॉस कराया जाता है उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्लियर, क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट जीनोटाइप्स ऑर्गेनिज्म, अलग अलग या अपोजिट टाइप के जीनोटाइप वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अगर हम क्रॉस कराते हैं तब हम उसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और क्रॉस बिटवीन 2 सिमिलर जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्योर लाइन। अगर हम समान जीनोटाइप वाले जीवों के बीच में क्रॉस कराएंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्योर लाइन कहेंगे, शुद्ध वंशक्रम कहेंगे। आया ना समझ में। तो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे एक शुद्ध लंबा पौधा है, इसके अंदर ये जीन है, एक दूसरा जो शुद्ध बोना पौधा है उसका ये जीन है। अब इनमें से हम किसी को भी मेल मान सकते हैं, किसी को भी फीमेल मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो क्रॉस कराता है ब्रीडर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया उसको किसको मेल लेना है, किसको फीमेल लेना है। आया ना समझ में। तो इनके बीच में हमने जो क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जगह हम कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लो एक पीले कलर वाला फूल वाला पौधा है, येलो कलर्ड फ्लावर वाला प्लांट है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक दूसरा प्लांट है जिस पर वाइट फ्लावर है, उसको हमने स्मॉल वाई बोल दिया। तो एक येलो फ्लावर्ड कलर्ड है और एक वाइट फ्लावर कलर्ड है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। आया समझ में, क्लियर हुआ ना। तो इसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हो गया डेफिनेशन। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में जो फर्स्ट जनरेशन आपको मिलती है, क्लियर, फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस इन हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड। पहली जनरेशन जो हाइब्रिडाइजेशन में उत्पन्न होती है या पैदा होती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड या F1 जनरेशन। आया ना समझ में। कैसे, तो जैसे मान लो आपने ये लिया पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गेमिट ये, इसका गेमिट ये, संतान आपकी मिली कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर। अब ये अगर हम देखें तो ये हमेशा कैसे रहेगी, हेटेरोजाइगस रहेगी, है ना। कैसी है,
हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस ये है F1 जनरेशन और इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्लियर, समझ में आया? तो ये है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड हमेशा हेटेरोजाइगस होता है, F1 जनरेशन होती है और किसके क्रॉस से आपको मिलता है? तो जो डिफरेंट अपोजिट टाइप के या डिफरेंट टाइप के जो जीनोटाइप्स होते हैं, ऐसे पेरेंट्स के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है और इससे जो जनरेशन हमको मिलती है या जनरेशन जो उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड या F1 या हेटेरोजाइगस जनरेशन। आया समझ में? क्लियर हो गया? अब एक बार और ध्यान रखना, ये तो हाइब्रिड है। अब जैसे मान लो ये कोई वैरायटी है, ये भी वैरायटी है। क्लियर? ये डिफरेंट जीनोटाइप वाले दोनों इसके पेरेंट्स हैं। अगर ये हाइब्रिड उसके पेरेंट्स से सुपीरियर है, मतलब अच्छा है, तब हम इसको हाइब्रिड तो कहेंगे, लेकिन फिर हम इसको एक और स्पेशल नाम से जानते हैं, हाइब्रिड विगर। आया समझ में? हाइब्रिड विगर या संकर ओज। ओज का मतलब ओजस्वी, और ज्यादा अच्छा। क्लियर? तो जब F1 जनरेशन या हाइब्रिड उसके पेरेंट के कंपेयर्ड सुपीरियर हो, मतलब उसके जनक की तुलना में अच्छा हो, या फिर जैसे कैरेक्टर हमको चाहिए, मान लो मेल में भी नहीं है, फीमेल में भी नहीं है, लेकिन उनका जो हाइब्रिड है उसमें वो कैरेक्टर हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल कैरेक्टर उसके हाइब्रिड में है, लेकिन पेरेंट में नहीं है, तब हम ऐसे हाइब्रिड को क्या कहेंगे? हाइब्रिड विगर कहेंगे। और इसके लिए जो शल नामक एक वैज्ञानिक था, इन्होंने हेटेरोसिस टर्म का उपयोग किया है। कौन सी टर्म? हेटेरोसिस। तो हाइब्रिड विगर को हेटेरोसिस भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? हाइब्रिड को हम कब हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर कहेंगे? हाँ, जब अपने पेरेंट्स से सुपीरियर हो, अच्छा हो, मतलब उसमें और अच्छे गुण हो, उत्तम गुण हो, जो हम हमारे लिए लाभदायक है। भैया हमको जो चाहिए, जैसे मान लो हमने ये गन्ने का लॉन्ग वैरायटी लिया, ड्वार्फ वैरायटी लिया, इसमें भी शक्कर कम है, इसमें भी शक्कर कम है, बाकी चीजें तो है। अब इनके क्रॉस से जो संतान पैदा हुई हाइब्रिड, क्लियर? अगर मान लो इसमें 16% शक्कर थी मेल में, फीमेल जो ड्वार्फ वैरायटी है इसमें 18% थी शुगर, लेकिन ये जो आपका F1 जनरेशन मिला इसमें 20% शुगर है। शक्कर कितनी है? 20%, ज्यादा है भैया उसके पेरेंट्स से। तो यही तो हमको चाहिए, है ना समझ में? इसी के लिए तो हम गन्ने की बुआई करते हैं। क्लियर हुआ? तब हम इसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड विगर कहेंगे। क्लियर? हर क्रॉप में ये पैटर्न बदल जाएगा, हर क्रॉप में ये पैटर्न बदल जाएगा। अब जैसे मान लो आपने मूंग का एक वैरायटी डेवलप किया, क्रॉस कराया, क्लियर? इसमें पत्ते कम होते हैं, इसमें पत्ते, इन दोनों में पत्ते कम हैं, फलियां अच्छी है, लेकिन इसके क्रॉस से जो संतान पैदा हुई, इसकी हाइट ज्यादा है, पत्ते ज्यादा हैं, लेकिन फली कम है, तब हम इसको हाइब्रिड विगर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको पत्ते थोड़ी चाहिए, हमको फलियां ज्यादा चाहिए, हमारा पर्पस पूरा होना चाहिए। हम जिस पर्पस के लिए उसको क्रॉस करा रहे हैं वो पर्पस अगर पूरा हो रहा है उस हाइब्रिड से, तब हम उसको हाइब्रिड विगर कहेंगे। आया ना समझ में? इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आप बोलो सर ये तो इनसे अच्छा बड़ा पौधा दिख रहा है, पत्ते ज्यादा दिख रहे हैं, ज्यादा हरा दिख रहा है, हमको वो उससे मतलब थोड़ी, हमको तो फली और सीड से मतलब है। क्लियर? तो हर जगह ये कंडीशन बदल जाती है। क्लियर हुआ? तो ये होता है आपका हाइब्रिड। फिर आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? इसके नाम के अंदर ही छिपा हुआ है, संकर पूर्वज संकरण। जो संकर मिला उसके पूर्वज से वापस संकरण कराना, पूर्वज मतलब पेरेंट्स से। क्लियर? इसको कहा जाता है बैक क्रॉस। क्लियर? इंग्लिश ही इसको याद रखना, बैक क्रॉस। अब ये जो बैक क्रॉस है, इस बैक क्रॉस में होता क्या है?
तो बैक क्रॉस में जो आपको F1 जनरेशन मिली है या जो हाइब्रिड मिला है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा है, क्लियर, कि बैक क्रॉस है क्या और क्यों करवाते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं है क्या ये। तो बैक क्रॉस जो होता है वो F1 जनरेशन या हाइब्रिड का उसके जनक से क्रॉस कराना। जनक मतलब पेरेंट्स। अब यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि डोमिनेंट से करवाना है कि रेसेसिव से करवाना है, मतलब प्रभावी गुण वाले जीन वाले पौधे से कराना है कि अप्रभावी वाले जीन वाले जो प्लांट है उससे कराना है। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं, किसी से भी करा सकते हो आप। क्लियर? कैसे? सीधा हम समझते हैं इसको भैया। अभी हमने पढ़ा था संकरण, फिर हम ले लेते हैं, अब बहुत हो गया टीटी, अब हम दूसरा कोई सा ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। आर जैसे एक पौधा है, इस पर लाल फूल लगते हैं, क्लियर। दूसरा पौधा है, इस पर सफेद फूल लगते हैं। तो जब भी हम कैपिटल में जिसको लिखते हैं ना, वो डोमिनेंस होता है, प्रभावी होता है, और उसी का जब हम स्मॉल लिखते हैं तो उसको हम रेसेसिव जीन बोलते हैं। तो ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, मतलब अलग अलग अगर ये रहेंगे तो अपने अपने कैरेक्टर दिखाएंगे। ये अलग पौधे में तो ये लाल फूल दिखाएगा पूरे पौधे पर, ये दूसरे पौधे में है आर स्मॉल रेसेसिव, तो पूरे पौधे पर सफेद फूल दिखेंगे। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो एक साथ आने पर ये केवल उसी के कैरेक्टर दिखेंगे आपको जनरेशन में जो डोमिनेंट है। तो इन दोनों के क्रॉस में अगर हम देखें तो इसका गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल आर, एक ही बनेगा, होमोजाइगस है। इसका क्या बनेगा? ये भी होमोजाइगस है, भले ही रेसेसिव है लेकिन होमोजाइगस है। तो गैमेट बन गया, आपने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में आपको मिला जो वो है कैपिटल आर स्मॉल आर। आया समझ में? ये आपको मिल गया हाइब्रिड, इसको हम क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन, F1 PD हो गया। अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? संकरण से प्राप्त, संकर या F1 PD, हाइब्रिडाइजेशन से जो प्रोड्यूस हुई है, जो उत्पन्न हुई है संतान, क्लियर, F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन का क्रॉस उसके किसी भी जनक से करा दो आप। तो किसी भी जनक से मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? कुल मिला के किसी भी पेरेंट से करा दो। ये दोनों क्या हैं इसके? जनक या पेरेंट्स हैं भैया, है ना? ये दोनों पेरेंट्स हैं इसके। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम क्या कराएंगे? इसका क्रॉस कराएंगे किससे? किसी भी पेरेंट से। तो यहां पर हम लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? F1 इंटू कैपिटल टी, सॉरी टी आ गया, फिर हम लिख सकते हैं कैपिटल RR या स्मॉल RR, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जनक या पेरेंट, कोई सा भी जनक। तो कई बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि जब F1 जनरेशन या हाइब्रिड का क्रॉस जब हम उसके जनक से कराते हैं, क्लियर, या किसी भी जनक से कराते हैं, या केवल जनक या पेरेंट दे दे, क्लियर, या एनी पेरेंट्स बोल दे, तब हम उसको क्या कहेंगे? तब हम उसको बैक क्रॉस कहेंगे। क्लियर हो गया? ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां ध्यान रखना, ये आपका जो होता है ये क्या है? बैक क्रॉस। क्लियर हुआ? ये कराते क्यों हैं? बैक क्रॉस क्यों कराया जाता है? बैक क्रॉस इसलिए कराया जाता है ताकि उसके जो जनक हैं, क्लियर, उससे अधिक से वापस क्रॉस कराकर ज्यादा से ज्यादा लाभदायक किस्मों का विकास किया जा सके। आया ना समझ में? जो आने वाली जनरेशन जो होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे पौधों को विकसित किया जाए, इसलिए कराया जाता है बैक क्रॉस। क्लियर? फिर आता है टेस्ट क्रॉस। अब हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं भैया। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? कोई ज्यादा अंतर नहीं है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में ज्यादा अंतर नहीं है। क्या है? देखो वही है, बैक क्रॉस ही है,
बस अंतर यह है कि डेफिनेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। वही सेम है, संकरण से प्राप्त जो F1 जनरेशन है या हाइब्रिड है उसका क्रॉस केवल हमको रेसेसिव पेरेंट से कराना है, मतलब अप्रभावी जनक से कराना है, तब हम उसको क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था आर वाला, ये आर और ये आर, इसमें रेसेसिव कौन सा है, स्मॉल आर रेसेसिव है, अप्रभावी है। इन दोनों के क्रॉस से आपको जो संतान मिली है वो संतान क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपकी F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन का क्रॉस हमको केवल किससे कराना है, रेसेसिव से, अप्रभावी से। तो दोनों जनक से नहीं, केवल कौन से पेरेंट से कराना है, जो रेसेसिव या अप्रभावी जनक होता है उसी से हमको इसका क्रॉस कराना है। तो अब हम कराते हैं भैया, ये F1 जनरेशन इनटू इसका क्रॉस केवल किससे कराएंगे, स्मॉल आर। अगर हम टी वाला लेते तो हम क्या कर देते, स्मॉल टी से कराते, तब हम इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है, तो टेस्ट क्रॉस इसलिए कराया जाता है ताकि हमको उसके पेरेंट्स के बारे में पता चले। जैसे आपको कोई सा हाइब्रिड लाकर दे दिया है और आपको पता करना है कि इसके पेरेंट्स कैसे हैं, आया ना समझ में। जैसे लाल फूल वाला एक हाइब्रिड पौधा लाकर दे दिया, अब आपको पता करना है कि भैया इसके जो जनक थे उस पर कैसे फूल लगते थे, तो आप क्या कराओगे, उसका टेस्ट क्रॉस कराओगे। मतलब उस लाल फूल वाले को हम किसी भी उसका जो रेसेसिव प्लांट है उससे अगर क्रॉस कराएंगे तो हमको फिर दो टाइप के प्लांट्स मिल जाएंगे, लाल फूल वाले और सफ़ेद फूल वाले। तो इसका मतलब इसके जो पेरेंट्स है उस पर लाल और सफ़ेद फूल वाले इसके जनक या पेरेंट्स थे। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस का जो मुख्य उद्देश्य या मेन पर्पस होता है वो होता है उसके पेरेंट्स को फाइंड करना, क्लियर, ज्ञात करना कि उसके पेरेंट्स कैसे थे, क्लियर। तो जनक को ज्ञात करने के लिए, जनक का या पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है उसको ज्ञात करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। हो गया क्लियर। तो ये आपका जो होता है वो है टेस्ट क्रॉस। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना भैया, टेस्ट क्रॉस हमेशा बैक क्रॉस होता है। भाई जो टेस्ट क्रॉस है इसमें वापस जाके हमने पेरेंट से क्रॉस कराया, तो टेस्ट क्रॉस तो हाँ, टेस्ट क्रॉस ऑलवेज बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस हमेशा बैक क्रॉस है, लेकिन बैक क्रॉस हमेशा टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। बैक क्रॉस अगर हमने डोमिनेंट पेरेंट से करा दिया बैक क्रॉस तो फिर हम उसको टेस्ट क्रॉस नहीं कहेंगे। हाँ, बैक क्रॉस कब टेस्ट क्रॉस होगा, जब हम उसके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, तब बैक क्रॉस आपका टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। तो ये सेंटेंस कई बार पूछा जाता है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो टेस्ट क्रॉस हमेशा बैक क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस ऑलवेज बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस आर नॉट ऑलवेज टेस्ट क्रॉस, क्लियर। बैक क्रॉस हमेशा टेस्ट क्रॉस नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, आया ना समझ में, ध्यान रखना। तो ये था हमारा बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट संकर पूर्व, अच्छा डबल से आ गया है। ये देखो लिखा है प्रत्येक टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, लेकिन प्रत्येक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है स्वजनन या सेल्फ क्रॉस या सेल्फिंग। तो ये तो हम लोगों ने देखा है, हमेशा जब भी हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमेशा क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, स्वपरागण, क्लियर। तो जब एक ही जीव के नर और मादा के बीच में अगर हम क्या कराएं, क्रॉस कराएं, ब्रीडिंग कराएं, तब हम उसको क्या कहेंगे, सेल्फिंग कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे, क्लियर, ध्यान रखना। फिर लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भैया, जंतुओं और पौधों में विभिन्नता सामान्यतः होती है, किसके द्वारा, लैंगिक प्रजनन के द्वारा। मतलब इसमें लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है, क्लियर।
और उससे क्या बनते हैं, अगर प्लांट की बात करें तो सीड बनते हैं, और अगर जंतुओं या एनिमल्स की बात करें तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। क्लियर। और आपने देखा होगा जब भी क्रॉस कराते हैं तो जो आपको संतान मिलती है या जो प्रोजेनी मिलती है या ऑफ स्प्रिंग मिलती है, वो हमेशा उसमें कुछ नए कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे जंतुओं में देखें तो हमारे माता और पिता के क्रॉस से हम पैदा हुए, तो हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर तो माता के, कुछ पिता के, लेकिन बहुत सारे नए कैरेक्टर हैं। तो भिन्नता या वेरिएशन बढ़ता है जनरेशन टू जनरेशन, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जंतु और पौधों में विभिन्नता या वेरिएशन जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो लैंगिक रूप द्वारा उत्पादित होते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, क्लियर, उनमें अगर हम देखें तो वेरिएशन आपको मिलेगा। क्लियर। इसका कारण यह है कि लैंगिक प्रजनन द्विजनकीय बाई पेरेंटल होता है। आया ना समझ में? मतलब इसमें दो जनक होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। इन दोनों के क्रॉस से संतान बनती है, वो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब सीधी सी बात है भैया, हम लोगों ने देखा है, सेल डिवीजन पढ़ा था ना, तो सेल डिवीजन में हमने देखा था कि जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, मतलब जैसे फ्लावर के अंदर देखें तो पोलन ग्रेन्स या फिर ओवल, या जिसको बीजांड कहा जाता है, इनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम्स के बीच। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक टुकड़ा टूटकर उधर चले जाता है, उधर का इधर आ जाता है, तो कुछ नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो जो अगली संतान आएगी उसमें आप अगर देखोगे तो नए कैरेक्टर आ जाएंगे। क्लियर। तो मियोसिस होता है और निषेचन सम्मिलित होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गेमेट के बीच में, फर्टिलाइजेशन, तो एक नया कॉम्बिनेशन फिर बनता है, तो इससे वेरिएशन आता है। इस प्रकार जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी आपको प्रोजेनी मिलेगी, संतति मिलेगी, उसको हम या तो ऑफ स्प्रिंग कहेंगे या सिबलिंग कहेंगे। आया ना समझ में? इसमें कुछ लक्षण मेल क्या होते हैं, मेल पेरेंट के, किसमें, ऑफ स्प्रिंग में, और कुछ कैरेक्टर किसके होते हैं, फीमेल पेरेंट के होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, नए आ जाते हैं। क्लियर। तो जब नए आए तो पुराने जो नहीं आए वो कैसे हो जाएंगे, रेसेसिव हो जाएंगे। आया ना समझ में? वो अप्रभावी रह जाएंगे, आएंगे तो सही, लेकिन नया कॉम्बिनेशन बनने के कारण वो अपना जो है वो प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। क्लियर। फिर दूसरा आता है अलैंगिक प्रजनन, जिसको बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लैंगिक रूप से उत्पादित जीव, मतलब जो अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी जीव पैदा होते हैं, जनक के सभी लक्षण वंशागत होते हैं, इनमें सभी के सभी कैरेक्टर इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन में जेनेटिक मटेरियल उसके पेरेंट्स के बराबर होता है, यहाँ कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। आप समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस पढ़ा था ना आपने, उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो नया कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं जीन का। जैसे अगर मान लो आपने किसी गुलाब की वैरायटी का कटिंग काट के लगा दिया दूसरी जगह, तो ये कौन सा प्रजनन है, यह रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है। अब जो नया पौधा कटिंग से बनेगा वो सेम टू सेम उसके पेरेंट्स के जैसा रहेगा, इसमें कहीं वेरिएशन नहीं आता है। आया ना समझ में इस चीज को? हाँ, थोड़ा बहुत आ सकता है, जो कि हो सकता है भैया किसके कारण आया, आपने पानी समय से नहीं दिया तो छोटा रह जाएगा, खाद वाद नहीं दिया तो फूल छोटे रह जाएंगे, वो अलग चीज है। लेकिन पूरे का पूरा उसके जो कैरेक्टर रहेंगे वो उसके जनक या पेरेंट के जैसे ही रहेंगे। आया ना समझ में? क्योंकि अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोनोपेरेंटल होता है, एक जनकी होता है, मतलब इसमें दो जनक से संतान पैदा नहीं होती, एक ही सिंगल जो पेरेंट होता है उसी से नेक्स्ट जनरेशन आपको मिल जाती है। क्लियर।
इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जो माइटोसिस होता है वो होता है, जिसके कारण इसमें किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं आता, मतलब जनरेशन टू जनरेशन सिमिलरिटी रहती है। इस प्रजनन से प्राप्त जो संतान है उसको क्या कहेंगे? उसको रेमिट कहेंगे। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं भैया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी संतान पैदा होगी उसको हम रेमिट कहेंगे, और रेमिट का जो समूह होता है उसको हम क्लोन बोलते हैं। अगर आपने जैसे एक पौधा मिला तो रेमिट बोल सकते हो, 2-4 पौधे अगर आपने वो कटिंग से तैयार किए तो वो ग्रुप क्या हो गया? क्लोन हो गया। है ना समझ में? ये अपने जनक के पूर्ण रूप से क्या होते हैं? कार्बन कॉपी होते हैं। बिल्कुल आप जैसे वो पेज के नीचे कार्बन रख के लिखते हो ना, तो जैसे ऊपर लिखते हो सेम टू सेम वैसे नीचे के पेज पे भी आता है। तो सेम टू सेम ये अपने पेरेंट्स के समान ही होते हैं। क्लियर हुआ? ध्यान रखना। तो ये कुछ डेफिनेशंस हमने देखी। क्या देखी है? कुछ डेफिनेशन। क्लियर? लगभग 20-21 डेफिनेशन है जो आपको जेनेटिक्स में भी काम में आएगी और प्लांट ब्रीडिंग जो हम पढ़ेंगे उसमें भी काम में आएगी, और कई बार तो इसी से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? अब कुछ टर्म हमने जो ऊपर उपयोग की थी उनको ध्यान रखना कि वो कुछ टर्म्स जो है उनके बारे में कि वो टर्म्स किसने दी है। क्लियर? तो सबसे पहले तो जेनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं भैया। किसने दिया था जेनेटिक शब्द? बेटसन ने। किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। कब? 1905 में। क्लियर? इसके अलावा जो एलील डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, या जीन का जो एकांतरणीय रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। आया ना समझ में? ध्यान रखना। फिर F1 हम पढ़ चुके हैं, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। ये F1 और F2 जो टर्म है, क्लियर, ये भी याद रखना। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी हम पढ़ चुके हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों टर्म हमने पढ़ी है भैया। सेम अगर दोनों एलील सेम है तो होमोजाइगस, और एक जीन के अंदर दोनों एलील अगर डिफरेंट टाइप के हैं तब हम उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। आया ना समझ में? इसके अलावा एपिस्टेटिस, ये आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? ये शब्द पूरे के पूरे शब्द एक ही वैज्ञानिक ने दिए हैं, वो है बेटसन। क्लियर? अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक्स, एलील, F1, F2, इसके अलावा होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और एपिस्टेसिस। क्लियर? ये सभी के सभी शब्द एक ही वैज्ञानिक ने दिए हैं, वो है बेटसन। क्लियर? फिर नेक्स्ट ध्यान रखना, जीन, फिर जीनोटाइप, फिनोटाइप हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जीनोटाइप, फिनोटाइप। क्लियर? और प्योर लाइन। ये 4 शब्द भी ध्यान रखना, ये शब्द दिए हैं जोहानसन ने। आया ना समझ में? किसने दिए हैं? जोहानसन ने दिए हैं। क्लियर? इसके अलावा एक शब्द ध्यान रखना भैया, हाइब्रिड विगर, जिसको हमने क्या बोला था? हेटेरोसिस। क्लियर? ये किसको कहा जाता है? तो अगर हाइब्रिड जो है वो अपने पेरेंट से सुपीरियर है, अच्छा है, तब हम ऐसे हाइब्रिड को क्या कहेंगे? हाइब्रिड विगर कहेंगे। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस शब्द जो है ये किसने दिया है? शूल ने दिया है। कभी कभी इसको शल लिख देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आया ना समझ में? ध्यान रखना। तो शूल ने दिया है। फिर इसके अलावा साइटोजेनेटिक्स, तो ये आपको कोर्स में तो खैर नहीं है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी कभी कभी पूछ लेता है वो। साइटोजेनेटिक्स आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ये शब्द किसने दिया है? मूलर ने दिया है। आया ना समझ में? फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हम सेल में भी पढ़ चुके हैं, कोशिका में भी पढ़ चुके हैं कि जो हेमरलिंग नामक जो वैज्ञानिक था, इसने एसिटाबुलेरिया नामक जो हरी शैवाल है, जो कि यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है। क्लियर? इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया कि जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस, वो क्या करता है? हाँ, पूरी कोशिका का तो कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो भी इनहेरिटेंस होता है या जो हेरेडिटी है, अनुवांशिकता है, जिसके कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर जाते हैं, ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? केंद्रक के द्वारा होता है। ये भी काम केंद्रक में ही होता है, क्योंकि केंद्रक में ही होते हैं क्रोमोसोम्स। है ना समझ में? तो क्रोमोसोम्स अगर केंद्रक में है तो क्रोमोसोम पर डीएनए है, डीएनए के टुकड़े को जीन बोलते हैं। तो कुल मिला के जीन कहाँ पर है? न्यूक्लियस में।
तो हैमरलिंग ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया। क्लियर? फिर बेटसन को एनिमल जेनेटिक्स का फादर भी कहते हैं। मेंडल ने मटर के अलावा, देखो वैसे तो हम जानते हैं कि भैया मेंडल ने मटर पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, गार्डन पी पर। क्लियर? लेकिन मेंडल ने दूसरे और भी प्लांट का उपयोग किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ उस पर, क्योंकि उसमें लिंकेज थी। क्या थी? लिंकेज। लिंकेज आगे समझेंगे हम। जब किसी क्रोमोसोम पर एक ही जगह पर अगर बहुत सारे जीन इकट्ठे एक ग्रुप में पाए जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ग्रुप का ग्रुप जाता है, तब उसको कहा जाता है लिंकेज। आया ना समझ में? मेंडल को लिंकेज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। आया ना सब? कैसे आपने देखा होगा कभी स्कूल में, अगर आपका अकेला रहने वाला नेचर है तो आप जैसे ही छुट्टी होती है तो अपना बैग उठा के अकेले निकल जाते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो जब भी छुट्टी होती है तो 8-10 लड़के बिल्कुल घर भी जाएंगे तो साथ में, घर से आएंगे भी तो साथ में। तो ऐसे ही क्रोमोसोम पर भी होता है कि क्रोमोसोम पर अगर मान लो जीन बहुत पास पास और ग्रुप में है और साथ में ही जाएंगे, अकेला नहीं जाएगा वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में। क्लियर? तब इसको कहा जाता है लिंकेज। आया ना समझ में? सहलग्नता। इसको टी.एच. मॉर्गन ने खोजा था बाद में। मेंडल को इसके बारे में पता नहीं था। तो मेंडल ने मटर के अलावा हिरेसियम, जिसको कि हॉकवीड के नाम से जाना जाता है, एक ये फसल का भी उपयोग किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके अलावा सेम या बीन का भी उपयोग किया था, लेकिन इन पर उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, इनको हटाकर केवल किस पे फोकस किया? मटर पे। आया ना समझ में? गार्डन पी पर। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मेंडल तो सब मटर का तो सबको पता रहता है, कभी कभी पूछ लेता है कि मेंडल ने मटर के अलावा और किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये 2 क्रॉप को आप याद रखना। ठीक है? मेंडल को सहलग्नता के बारे में पता नहीं था। क्लियर? मेंडल को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। क्लियर? कि लिंकेज जैसी कोई घटना भी होती है। आया ना समझ में? ध्यान रखना। इसको हम आगे पढ़ेंगे लिंकेज क्या होता है। अब आता है मेंडलियन काल, मेंडलियन पीरियड, मतलब जब मेंडल का समय था। क्लियर? मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उस पर जो कार्य किया गया था, क्लियर, उसी को कहा जाता है मेंडलियन काल या मेंडलियन पीरियड। क्लियर? मतलब मेंडल तो चले गया था भैया, क्लियर, लेकिन उस पर आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने फिर मेंडल के रिसर्च पेपर्स को पढ़ा और उस पर फिर वैसे के वैसे एक्सपेरिमेंट किया। उसको कहा जाता है मेंडलियन काल। तो मेंडलियन काल में पहले तो हम मेंडल के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, कभी कभी पूछा आता है इससे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म, कई बार अभी CPAT में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, उसने तारीख दे दी। ईयर तो सबको याद रहता है 1822, लेकिन उसने डेट दे दी, कौन सी डेट को हुआ था, तो 20 जुलाई को हुआ था। क्लियर? 20 जुलाई 1822 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई, तो 6 जनवरी 1984 या 1984। क्लियर? ध्यान रखना। अगर सीधा याद रखें तो 1822 में पैदा हुआ और 1984 में मर गया। क्लियर हुआ? मेंडल की कुल आयु अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल 61 वर्ष की थी अकॉर्डिंग टू NCERT। क्लियर? फिर मेंडल का जन्म, अब इसके जन्म के बारे में भैया, मेंडल का जन्म जो हुआ था एक हेनजे डॉर्फ, एक जगह का नाम है जो कि सिलिसिया प्रांत में आती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में आती है। क्लियर? और ये डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य में आता है? ऑस्ट्रिया। क्लियर? वर्तमान में अगर हम देखें तो इन जगहों का नाम बदल गया है अब। क्लियर? अब इनका नाम बदल कर क्या हो गया है, जैसे ये सिलिसिया है इसका नाम हाइनिस हो गया है अब। क्लियर? और जो ऑस्ट्रिया कंट्री है इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, चेक रिपब्लिकन। क्लियर? जिसको चेक गणराज्य के नाम से जाना जाता है।
आया ना समझ में। पहले इसको चेस्कोस्लोवाकिया कहते थे। क्या बोलते थे? चेस्कोस्लोवाकिया। वर्तमान में इसका नाम, इस कंट्री का नाम है चेक गणराज्य। क्लियर? ये यहाँ का वैज्ञानिक था। क्लियर? यहाँ पैदा हुआ और मृत्यु इसकी जो हुई तो उसी देश में हुई, चेक गणराज्य में, लेकिन कहाँ पर? ब्रून में। क्लियर? दूसरी जगहों पर। आया ना समझ में। तो इस चीज को ध्यान रखना। मेंडल 1843 में 1843 में ऑगस्टीनियन चर्च से जुड़े। एक चर्च का नाम है, इस चर्च से सबसे पहले जुड़े, जो तब ऑस्ट्रिया में था। उस समय कहां पर था ये? ऑस्ट्रिया में। और अब ये कहां पर आ गया है? अब ब्रून शहर या ब्रूनो में है। आया ना समझ में। पहले ये जो ब्रून था ये ऑस्ट्रिया में था। अब ये भैया देशों का बॉर्डर अलग अलग बंटवारे होते रहते हैं समय समय पर। जैसे भारत का 1947 में भारत से हट के पाकिस्तान बन गया, तो ऐसे ही इन कंट्रियों के भी बंटवारे हुए। तो वर्तमान में ये कहां पर है? ब्रून में। क्लियर? ये चर्च 1854 में ब्रून में अस्थायी अध्यापक और पादरी के रूप में कार्य किया। क्लियर? जैसे आजकल वो स्कूल में गेस्ट फैकल्टी होती है ना, उस टाइप से टेम्परेरी टीचर थे ये। क्लियर? इसी चर्च में। और यहाँ पृष्ठ भी थे, जो फादर होते हैं ना, पुजारी, चर्च के जो पुजारी, उनको पादरी कहा जाता, पृष्ठ कहा जाता है। क्लियर? पर इन्होंने कार्य किया। मेंडल ने 1854 में 1884 में, जब ये टेम्परेरी रूप से वहाँ टीचर थे, पादरी थे, उसी समय इन्होंने क्या किया भैया? गार्डन टी की जो ब्रीडिंग है, उस ब्रीडिंग में इंटरेस्ट दिखाया। कब? 1854 में। क्लियर? उसके बाद मेंडल ने अपने बगीचे में, अब इन्होंने ब्रीडिंग कार्य में रुचि दिखाई, तो इन्होंने क्या किया भैया? अलग अलग टाइप की जो मटर की वैरायटी, डिफरेंट टाइप की, वो इकट्ठी की। तो इन्होंने टोटल 34 प्रकार की जो मटर की वैरायटीज है, ये अपने गार्डन में लगाई। कितने टाइप की? 34 टाइप की, 34 टाइप की अलग अलग वैरायटी। लाल फूल वाली, वायलेट फ्लावर वाली, क्लियर, रेड फ्लावर वाली, टॉल, डॉर्फ, सीधी बढ़ने वाली, फैलने वाली, अलग अलग टाइप की 34 प्रकार की वैरायटी कलेक्ट करके अपने गार्डन में लगाई। लेकिन गार्डन में लगाई 34 टाइप की, लेकिन उसमें से जो एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट की कि मुझे क्रॉस किसमें कराना है, एक्सपेरिमेंट किससे करना है, तो इन्होंने केवल 22 टाइप की जो वैरायटी है उनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया, बाकी टाइप को हटा दिया। है ना समझ? तो दोनों क्वेश्चन पूछे आते हैं, कितने टाइप की वैरायटी इन्होंने गार्डन में लगाई और कितने टाइप की वैरायटी पर एक्सपेरिमेंट किए। क्लियर? मेंडल ने 2 वर्ष, क्लियर, 1856 से 1859 तक, क्लियर, पहले तो मटर की प्योर वेराइटीज तैयार की भैया, प्योर ब्रीड्स, पहले उनको प्योर किया। क्रॉस कराने से पहले प्योर करना पड़ेगा, है ना समझ में? तो प्योर कैसे करेंगे? बार बार लगाओ उनको और जो एक जैसी दिखे उनको सिलेक्ट करते जाओ। तो पहले तो 2 साल तक इन्होंने क्या किया? उनको प्योर किया। क्लियर? 56 से 59 तक, क्लियर, या प्योर लाइन का चुनाव किया। और 1859 से 63 के बीच में, क्लियर, लगभग कितने सालों तक? तो इनके बीच में अगर हम देखें तो लगभग 5 साल तक मेंडल ने क्या किया? इन पर ब्रीडिंग कराया। क्या कराया? ब्रीडिंग, प्रजनन कराया। क्लियर? क्रॉस कराया कि लाल फूल वाले का सफेद फूल वाले से, लंबे का बोने से, बार बार क्रॉस कराया। क्लियर? तो लगभग 5 सालों तक इन्होंने क्या कराया? मटर में ब्रीडिंग का कार्य किया। यहाँ 2 साल उन्होंने प्योर किस्में, ये प्योर वैरायटी तैयार की। क्लियर? 5 सालों तक इन्होंने क्या कराया? उसमें क्रॉस कराया और एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने मटर के पौधे पर कुल 7 साल तक कार्य किया, 56 से लगा के 63 तक। है ना समझ में? क्लियर हुआ? कभी अब देखो यहाँ से वो अलग अलग डिफरेंट टाइप से पूछता है, कब से कब तक उसने प्योर लाइन तैयार की या शुद्ध किस्मों का चुनाव किया? 2 साल तक। फिर कब से कब तक या कितने वर्षों तक उनने ब्रीडिंग कार्य किया या एक्सपेरिमेंट किया मटर पे? तो
5 साल तक। टोटल मेंडल ने मटर के ऊपर अपना कार्य टोटल टाइम कितना हो गया? 7 साल। 2 साल प्योर लाइन तैयार की, 5 साल तक उन्होंने उसमें क्रॉस कराया। आया ना समझ में? तो 7 वर्ष मतलब 56 से 63 तक उन्होंने मटर के प्लांट पर कार्य किए। और सन 1866 में मेंडल के प्रयोग, अब मेंडल ने भैया जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए इधर 7 साल में सब कर लिया, और सबको बकायदा उन्होंने रिसर्च करते गए और लिखते गए। क्लियर? कि ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा किया तो ऐसा हुआ, इसका इससे क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में ये मिला, F1 में सेल्फिंग कराया तो ये मिला, सब लिखते गए। और इन्होंने अब ये ईयर कई बार पूछा है, 1866। क्लियर? कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो कौन से ईयर में पब्लिश्ड हुए, तो कौन से ईयर में? 1866 में। और किस हेडिंग के नाम से? एक हेडिंग, ये जैसे हम भी अगर मान लो कोई सा अगर एक्सपेरिमेंट, जैसे आप कोई सा भी अगर कविता या कुछ भी अगर मान लो आप पब्लिश करते हो तो उसका एक हेडिंग रहता है ना, शीर्षक, है ना समझ में? तो उस टॉपिक का नाम रहता है। जैसे हम जो पढ़ रहे हैं ये टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स, तो इसका एक टॉपिक या शीर्षक है ना। तो उन्होंने ये जो अपना एक्सपेरिमेंट थे या जो रिसर्च पेपर थे उनके टॉपिक का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक के नाम से उसमें पब्लिश किए। क्लियर? और कौन सी मैगजीन या पत्रिका में ये प्रकाशित हुए थे? तो वो थी प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी। इस मैगजीन के अंदर प्रकाशित हुए थे। है ना? किस हेडिंग से और कौन सी मैगजीन में? ये ब्रून की एक मैगजीन है, उस मैगजीन में ये उनके एक्सपेरिमेंट प्रकाशित हुए थे। लेकिन उस समय वैज्ञानिकों ने इस पर फोकस नहीं किया। क्लियर? और ऐसे ही छोड़ दिया। बाद में 3 वैज्ञानिक हुए, जब मेंडल तो मर गया 1884 में। अब उसके बाद में सन 1900 में 3 वैज्ञानिक हुए। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से? एक ह्यूगो डी व्रीज जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, दूसरे कार्ल कोरेंस जर्मनी के वैज्ञानिक, और थर्ड थे एरिक वॉन शेरमैक, ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल ने जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था उस पेपर को पढ़ते गए और वैसे ही मटर पे वापस एक्सपेरिमेंट किए, तो उनको वैसे के वैसे रिजल्ट मिले। फिर तो यहाँ से मेंडल के नियमों को या मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पुनः खोजा, है ना समझ? रीडिस्कवर्ड हुए हैं। एक बार तो मेंडल ने खोज दिया, लेकिन भैया मेंडल ने जब खोजा तो उनको महत्व ही नहीं मिला। क्लियर? उस समय नामी गिरामी कुछ अलग वैज्ञानिक थे, उनकी चलती थी। उन्होंने बोल दिया हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? अब मेंडल मर गया, उसके मरने के लगभग 16 साल बाद सन 1900 में ये 3 वैज्ञानिकों ने, हो सकता है लाइब्रेरी में बैठ के ये पढ़ा समझा, फिर उस पर वापस एक्सपेरिमेंट किए, तो उनके जितने भी प्रयोग थे उनको वापस खोजा। क्लियर? तो तीनों वैज्ञानिक के नाम, कौन से सन में वापस खोजा इनको, और कौन सा वैज्ञानिक कौन सी कंट्री का था, ये पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल क्यों सक्सेस हो गया, इसके कौन कौन से रीजन है, इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। हाँ, आपको भी समझ में आया भैया? फटाफट बताइए।